हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है 17 मई तक, लेकिन हमारी स्टडी के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आप तक नए नए वीडियो पहुंचाते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई के अंदर कोई नुकसान नहीं हो उसका। आप चैनल पर बने रहिए, हमारे आरजे क्लासेस के चैनल पर। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने एक पार्ट पहले डाल चुका हूँ मैं, जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड था। आज मैं उसी से आगे उस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और आज की जो अपनी अगली हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। सो स्टूडेंट्स, एक एक प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। सो इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो अपनी है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर बोला जाता है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आपका वो क्या होता है? एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज़ इक्वल। जो अगर मान लो सपोज दैट मैं किसी सिस्टम की बात करता हूँ तो उस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज़ इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट। वो क्या होगा आपका? इक्वल होगा किसी एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा जितने भी चार्जेस उस सिस्टम के अंदर आपके प्रेजेंट है। सो इसी को अपन क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो आपके एक रियल नंबर की तरह आपको लेके चलने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ एडिटिविटी को, कि सपोज दैट जैसे मेरे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर सपोज दैट मेरे पास +3Q -4Q +5Q ये सारे के सारे चार्जेस है। सो मुझे नेट चार्ज कितना मिलना है उस सिस्टम के थ्रू? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो मुझे मिलेगा कितना? +4Q मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर मैं अलजेब्रिक सम करता हूँ इनका, +5 +3 कितना हो जाएगा? +8 एंड -4Q कितना हो जाएगा आपका? +4 बच जाएगा। सो आपका ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आपकी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसे अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या बोला जाता है जिसको? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है स्टूडेंट्स? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके अंदर आपको बोला जाता है कि इन अ आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो द टोटल चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। जो टोटल चार्ज जो होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के थ्रू वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। एंड इन एनी प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इट डज नॉट वेरी। और किसी भी इंटरेक्शन प्रोसेस के अंदर ये चार्ज जो है वेरी नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अपन सिंपली इसको कैसे बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डेस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। केवल उसको क्या किया जा सकता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। मैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करता हूँ। जैसे सपोज दैट 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। सो जब इसका फिजन होता है तो अपने को क्या मिलता है? इसके फिजन से मेरे को मिलता है 90 थोरियम 234 प्लस साथ में अपने को मिलता है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स, मीन्स 2He4 हीलियम, जिसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या है आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इस यूरेनियम का जब फिजन हुआ था तो अपने को एक थ्योरम और अल्फा पार्टिकल मिला यहाँ पे। तो मैं जब यहाँ फिजन से पहले की बात करूँ और फिजन के बाद की जब बात करूँ तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 92। सपोज दैट मैं इसको Q इनिशियल मान लेता हूँ। कितना आ रहा है आपका? 92। अगर यही बात मैं फिजन के बाद में बात करूँ इस रिएक्शन के अंदर तो यहाँ पर थोरियम, इसका आपका जो थोरियम का जो आपको एटॉमिक नंबर मिल रहा है वो कितना है आपका? 90 है। सो मैं इसको Q फाइनल ले लेता हूँ और ये आ गया आपका 90 प्लस। अगर साथ में देखा जाए यहाँ पर तो इस हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल का जो इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितना आ रहा है? 2। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 90E + 2E। तो फाइनल इधर जो इसका अपने पास जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इसका और इसका मिला के जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 90E + 2E। सो ये आपका कितना हो रहा है? 92E। सो स्टूडेंट्स, अगर इस प्रोसेस के अंदर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर फिजन एंड आफ्टर फिजन दोनों ही कंडीशन में आपका क्या रह रहा है यहाँ पर
सेम रह रहा है, मीन्स 92 92 एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपका क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर वो क्या रह रहा है, आपके सेम रह रहे हैं। मीन्स चार्ज जो है आपका वो क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, वो ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना ही क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है अपनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके अंदर अपने को क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर अपने को बोला जाता है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो होता है वो आपका क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कैसा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। कि चार्ज ऑन एनी बॉडी मीन्स Q इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट मीन्स चार्ज की E की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, और इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा विथ n, जहाँ पर n जो है, n आपका क्या बताता है, यहाँ पर आपका n है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसको शो कर रहा है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाता है आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो n की वैल्यू रहेगी यहाँ पर, वो आपकी हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मीन्स एक कंप्लीट वैल्यू होगी। यहाँ पे आप इस वैल्यू को, n की वैल्यू को कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं ले सकते, नहीं लेना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अगर मैं इसी के अंदर एक बात और करता हूँ कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज की बात करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ n की जगह 1 रख देता हूँ, तो 1 जैसे ही रखता हूँ, और E, इस E की जो बेसिक वैल्यू होती है, जो आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, इसकी जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पर अगर n की जगह 1 रखता हूँ, और E की जगह यहाँ से ये वैल्यू रखता हूँ, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो आपकी मिनिमम वैल्यू जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ट्रांसफरेबल है, वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। सो ये आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इस चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है। जिसके अंदर फर्स्ट मैंने आपको क्या बताई थी, फर्स्ट आपको बताई थी मैंने कौन सी, एडिटिविटी, सेकंड मैंने आपको बताई थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड मैंने आपको बताई है यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। सो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट हेडिंग है कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, तो अपने को ध्यान से समझना है कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, कि कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है केवल और केवल स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आपका स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब चार्जेस जो है वो आपके स्टैटिक होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, एंड दूसरी बात आपके पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। सो कूलम्ब ने इससे रिलेटेड क्या बताया था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कि जैसे सपोज दैट इस डायग्राम के अंदर देखें अपन, यहाँ पे अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं, Q1 एंड Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी है कितने, स्मॉल r। और यहाँ पे ये जो बता रखा है मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बता रखा है। सो कूलम्ब ने क्या बोला था, कूलम्ब ने आपको बोला था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ध्यान से समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जैसे अट्रैक्शन फोर्स की भी हो सकता है या फिर रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है। अगर ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि अपने जो पॉइंट चार्जेस अपन ले रहे हैं वो आपके किस नेचर के हैं। मीन्स अगर लाइक नेचर्स के हैं, सेम नेचर के हैं, तो उनके अंदर क्या होने वाला है, आपका रिपल्शन होने जा रहा है। और अगर अनलाइक नेचर के मीन्स अपोजिट नेचर के अगर हैं, तो उनमें क्या होने जा रहा है, अट्रैक्शन होने जा रहा है। सो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो कूलम्ब ने बोला था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मीन्स Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है
पहले तो इन चार्जेस का आपको प्रोडक्ट लेना है एंड इनका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, देन उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेना है उनका। सो आपको ये बोला गया यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के। ये हो गई अपनी पहली बात। सेकंड बात इसने बोला कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यही जो फोर्स होगा आपका वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स दोनों चार्जेस के बीच की जो यहाँ पर डिस्टेंस दिख रही है आपको आर, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो इन दोनों इक्वेशन से हम एक ही इक्वेशन बना देते हैं, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से आपका प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा K, जहाँ पर K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आपका। और इस K की जो वैल्यू है अपने पास, वो वैल्यू है कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल वगैरह में काम आने वाली है आपकी वैल्यू। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट, ये यूनिट कैसा है आपकी, जैसे आपको सपोज दैट K के लिए निकालनी थी यूनिट, सो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 Q2 को नीचे भेज दिया। तो एफ न्यूटन के लिए आता है, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, आर स्क्वायर जब इधर लेके जाऊँगा डिस्टेंस के लिए आता है क्या आपका मीटर, सो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसके लिए इधर, और Q1 Q2 इसके नीचे जाएगा, तो कूलम इंटू कूलम कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। और K जो आपका होता है, K आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होता है। जहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, इसे क्या बोला गया है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। और जो इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है आपकी, वो वैल्यू है कितनी, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें आप, जैसे इसकी यूनिट जो आ रही है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट जो आ रही थी जस्ट उसकी इन्वर्स है। वाई, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए K और एप्सिलॉन नॉट दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि न्यूमेरिकल के अंदर आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। और अगर सपोज दैट ये K की वैल्यू उठा के मैं यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर यहाँ रख देता हूँ, तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है F = K, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो ये आपका क्या हो गया, इसका फाइनल फार्मूला आपके सामने आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ डायमेंशन कैसे निकालेंगे अपन, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि जब भी आपको डायमेंशन वगैरह, यूनिट वगैरह निकालनी हो तो आप उसके फॉर्मूले के ऊपर सीधा सीधा प्रोसीड करें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अपना फॉर्मूला था फाइनल, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की बात करनी है यहाँ पर, तो मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सो एप्सिलॉन नॉट = यहाँ से F को इधर ट्रांसफ़र कर दें आप, सो 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। सब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। सो डायमेंशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर चार्ज आ रहा है आपका। सो चार्ज के लिए आपका क्या आता है, चार्ज एक्चुअल में चार्ज का जो फॉर्मूला आता है Q = होता है I × T होता है, और I जो होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए अगर जब डायमेंशनल फार्मूला की अपन बात करते हैं तो अपना आता है A1 आता है, और जब यहाँ पर T आएगा, Q = I × T आएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो A1 आ जाएगा, और टाइम के लिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। सो A1 T1। सो जैसे ही ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो इसके लिए Q1 के लिए आ जाएगा A1 T1, और ये Q2 ये भी चार्ज ही आपका, तो इसके लिए भी आ जाएगा A1 T1। सो ऊपर की तरफ आपका जो बन रहा है वो हो जाएगा T2 A2 हो जाएगा। नाउ अगर अपॉन में बात करूँ यहाँ पर 4 पाई आपका कांस्टेंट है, F क्या है, फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी, M1 L1 T - 2 होता है।
एंड यहाँ पर अगर बात करूँ मैं आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस के लिए आप अगर यहाँ पर क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला की जब मैं बात करता हूँ तो L2 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब इसको फाइनली जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपनी फाइनल डायमेंशन बनती है इसकी। सो फाइनल डायमेंशन कैसे बनेगी, जब मैं इस M1 को ऊपर भेजता हूँ तो ये M-1 हो जाता है। देन यहाँ अगर देखा जाए तो L1 और L2 ये हो जाएगा आपका L1 L2 L3 हो जाएगा, और L3 को जब मैं ऊपर भेजूँगा तो ये L⁻³ हो जाएगा। और इसी तरीके से T² यहाँ पे है, ये T⁻²है, इसको अगर ऊपर भेजता हूँ तो T² हो जाता है ये भी। तो T² यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका T4 आ जाएगा, एंड ये A² आपका एज इट इज़। जो फाइनल इसका जो आपका डायमेंशनल फार्मूला बना वो क्या बना है, M-1 L-3 T4 A2। नाउ स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग आ रही है आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आपका, समझने की कोशिश करें इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बोलता हूँ कि द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, जिसके थ्रू क्या हो रहा है आपका जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम के प्रेजेंस के अंदर चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इज़ रिलेटिवली लेस देन दैट इन द वैक्यूम। क्या हो आपका, लेस हो किसके कंपैरिजन में, जो फोर्स आपका वैक्यूम में चार्जेस के बीच में लग रहा है, उसे ही अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको सिंपल से शब्दों में। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि वो अमाउंट जिसके थ्रू आपका फोर्स जो है, जो किसकी प्रेजेंस में लग रहा है, आपका मीडियम की प्रेजेंस में लग रहा है चार्जेस के बीच में, वो क्या हो आपका रिलेटिवली लेस हो, कम हो किसके कंपैरिजन में, दैट इन द वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के अंदर चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके कंपैरिजन में, उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम इसको और भी एक दो नाम से और भी बता सकते हैं इसको, या तो आप इसको बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोल सकते हैं आप इसको, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, या फिर आप इसको बोलो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो इसके 2-3 नाम हो गए आपके पास। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका किया जाता है εr से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आपका अगर मैं εr की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम और एयर, मीन्स वैक्यूम और एयर के अंदर चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, जिसे मैं आपका F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम, मीन्स मीडियम में चार्जेस के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो। सो मैं उसको आपका Fm से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे फोर्स की बात करूँ मैं, कौन से फोर्स की, जो वैक्यूम या एयर के अंदर लग रहा है चार्जेस के बीच में, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी बताया था मैंने, कूलम्ब्स लॉ के अंदर बताया था ये आपको। तो यहाँ पर एयर और वैक्यूम के लिए देखो आप रिलेटिव परमिटिविटी बताया मैंने ε0 से, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ। सो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε आ जाएगा। इस बार ε0 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। सो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो यहाँ पे आपका Q1 Q2/r², 1/4π Q1 Q2/r², ये सारा कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। तो आपका एप्सिलॉन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ε/ε0। सो ये आपका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का फाइनल फार्मूला बना। तो रिलेटिव परमिटिविटी को अपन एक तरीके से और इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज़ नॉन एज द रिलेटिव परमिटिविटी। सो ये आपका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी है। कुछ जो आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके फिक्स होते हैं कुछ फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। मैं आपको कुछ एक के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे एयर, तो एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपका होता है 1.00059 होता है। और यही वैल्यू अगर मैं वैक्यूम के लिए बात करता हूँ तो वैक्यूम के लिए एयर और वैक्यूम का ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो इसका होता है आपका कितना 1 हो जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं ग्लास की बात करूँ
तो ग्लास के लिए आपकी इसकी वैल्यू जो होती है कुछ 5 to 10 तक होती है। और अगर यही बात किसके लिए करूँ मैं, कंडक्टर के लिए करूँ, तो कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, इन्फिनिटी होती है। तो ये कुछ एक वैल्यू आपको याद रहे तो अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी आज की लास्ट हेडिंग में चालू करने जा रहा हूँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो अपनी अगली हेडिंग, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर अपने को यहाँ पर दो केसेस देखने पड़ेंगे। एक केस तो होगा कि जब आपके चार्जेस जो हैं वो लाइक नेचर के, मीन सेम नेचर के हैं, और दूसरी बात करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर कि जब चार्जेस जो है आपके ऑपोजिट नेचर के हैं, मीन्स अनलाइक नेचर का है। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर दोनों, इसमें क्या डायरेक्शन की बात होगी। सो अपने को दोनों ही चीज़ों को, डायरेक्शन की बात होगी तो दोनों केसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। सो मैं आपको बताता हूँ एक एक केस। यहाँ पर सबसे पहला केस जो है आपका वो है कि व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, जब आपके चार्जेस क्या हो, सेम नेचर के हो, जैसे यानी कि या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। सो उस कंडीशन में मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। अब Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये कैसे हो जाएगा, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो Q1 को मैंने ले लिया 2 कूलम, एंड मान लो Q2 को भी ले लेता हूँ मैं 2 कूलम। सो अगर मैं यहाँ पे Q1 मल्टीप्लाई विथ Q2 करता हूँ तो 2 × 2 ये कितना आ जाता है मेरा 4, जो क्या आता है आपका ग्रेटर देन ज़ीरो। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपको, Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसका डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ R। और यहाँ पे बात करूँ, फोर्स F1 to F21, एंड ये क्या है R1 to R21, आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। सो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स कि जब चार्जेस सेम नेचर के हैं आपके, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो उस रिपल्शन फोर्स की वजह से मैंने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि रिपल्शन फोर्स की वजह से ये फोर्स जो है दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। F12 उस तरफ और F21 इस तरफ लगेगा आपका। ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तो F12 क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 की वजह से आपका Q1 के ऊपर फोर्स है। इसी तरीके से आपका F21 क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और इसी तरीके से R12 कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1 है, और R21 क्या है आपका, Q1 टू Q2 है यहाँ पर यूनिट वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली जब मैं बात करता हूँ कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ में कहता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब हमें बात करनी है यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पर मैंने देखो वेक्टर का साइन लगा यहाँ पे उसके ऊपर। सो F12 वेक्टर, मैं जब फोर्स F12 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और हम जब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो इसका यूनिट वेक्टर भी साथ में लेना पड़ेगा, तो R21 कैप, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, जब मैं यहाँ पे F12 की बात कर रहा हूँ तो उस डायरेक्शन के अंदर F12 की डायरेक्शन बताइए मैंने यहाँ पे, और इसी डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर की जब बात करता हूँ तो कौन सा आपका R21 कैप, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर R21 कैप लिया है। और अगर यही बात करूँ F21 की, सो F21 ये आपका F21 इस डायरेक्शन के अंदर है, इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा लिया है मैंने यहाँ पर, R12 कैप लिया है। दैट्स वाई F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप। तो ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसी तरीके से जैसे हमने केस फर्स्ट की बात करी है, वैसा का वैसा अपने को क्या करना है, केस सेकंड की बात करनी है। तो केस सेकंड के अंदर आपका क्या आ जाएगा कि व्हेन चार्जेस आर ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपका इस बार अपोजिट नेचर। तो जब मैं बात करूंगा अपोजिट नेचर की, तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन है वो आपका क्या हो जाएगा, इस बार लेस देन का बन जाएगा। तो Q1 Q2 इज लेस देन जीरो आएगा इस बार। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको भी एक एग्जांपल से, कि जब चार्जेस आपके क्या है, अपोजिट नेचर के, जैसे सपोज दैट Q1 को यहाँ पर मैंने ले लिया +2। मैं इसको वापस आपको समझा देता हूँ कि Q1 को ले लिया मैंने +2 कूलम, एंड Q2 को ले लिया मैंने जैसे सपोज दैट -2 कूलम। तो जब मैं Q1 मल्टीप्लाई विथ Q2 करता हूँ तो +2 मल्टीप्लाई विथ -2 कितना आ जाता है आपका, -4, जो क्या होगा आपका लेस देन ज़ीरो होगा। सो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में आपका जो डायग्राम बन जाएगा वो डायग्राम कैसा बन जाएगा, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं डायग्राम। आपका डायग्राम कुछ बन जाएगा ऐसा, जैसे ये आपका चार्ज Q1 हो गया, ये आपका चार्ज Q2 हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R, एंड द फोर्स are F12 and F21 vector,
एंड अगर यूनिट वेक्टर की बात करूँ यहाँ पर r21 कैप एंड r21 कैप। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात करूँ इस बार चार्जेस आपके अपोजिट नेचर के हैं, दैट्स वाई इनकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, फोर्स जो है इस बार अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की तरफ है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स अपना यहाँ से जो इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू कॉलम इक्वेशन जो बनेगी F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसके साथ यूनिट वेक्टर जो F12 की डायरेक्शन में है वो कौन सा आपका R12, दैट्स वाई यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका R12 आ जाएगा इस बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड द F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F21 इस डायरेक्शन में है आपका, इसके साथ यूनिट वेक्टर R21, ये आपका R21 क्या है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इक्वेशन नंबर 1 2 जो आपने पहले देखी और ये 3 4, ये चारों की चारों इक्वेशन जो है आपकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को बताती है। सो अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ़ R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप है, क्या बोल रहा हूँ, इफ़ R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू उठा के जैसे यहाँ रख देता हूँ R12 कैप की जगह। सो ये आपका फॉर्मूला जो बनेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू के, ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एज इट इज़ R12 की जगह माइनस R21 रखना है, ये R21 और माइनस को मैं ले लेता हूँ यहाँ आगे। सो अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू देखी जाए स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल आ रही है, ये किसके इक्वल आ रही है, आपकी F21 के इक्वल आ रही है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, F21, दैट्स वाई ये आपका कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। मीन्स दोनों ही जो फोर्स लग रहे थे वो आपके क्या लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करके चलता है। ये आपको क्या है यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ को बता रहा है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये आपका किसको बता, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो आप इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव करके बता सकते हैं। सो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया। कुछ एक दो पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको जो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब कूलम्ब्स लॉ बताया था मैंने आपको, कि कूलम्ब्स लॉ जो है केवल उन चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है जो रेस्ट पोजीशन पे हैं और पॉइंट चार्जेस हैं। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इसको, कि कूलम्ब्स लॉ इज़ नॉट वैलिड, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है फॉर द फोर्स, उस फोर्स के लिए फॉर द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द रेंज बिटवीन 10 to the power minus 15 मीटर और लेस, मतलब 10 to the power minus 15 मीटर की रेंज या फिर इससे कम के लिए, इससे कम के लिए आपका कूलम्ब्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। इस कंडीशन में आपके क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। दैट्स वाई आपका इस ये रेंज या इससे कम रेंज के लिए आपके कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये दो पॉइंट्स थे स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपका लास्ट हेडिंग। अगली क्लास के अंदर हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक यू सो मच।